अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं जिन पर हमने डिस्कस करना है, बात करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में, एक ऐसी सेलिब्रिटी के बारे में बात करने चाह रहा हूँ जिन्हें पंजाबी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पंजाबी बोली समझी जाती है, पाकिस्तान, इंडिया में या फिर कहीं पर भी, सभी उनको चाहते हैं, सभी उनके बहुत बड़े फैन हैं। नाम है इनका सलीम अलबेला। लगते बहुत यंग से हैं लेकिन असल में ये 54 साल के यानी कि 54 ईयर्स के हैं। और एक और बात आपको बताता चलूं कि सोशल मीडिया पर आजकल ये बहुत वायरल है, जिसकी वजह से इनको बहुत सारे प्रोग्राम्स में बुलाया जाता है। लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे लम्हात के बारे में बताया जिन्हें सुनने के बाद यकीन जाने मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मुझे यूँ लगा कि यार, स्ट्रगल, मेहनत और किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए इंसान को कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। वो बताते हैं कि आज से 30 साल पहले मैं शोर कोर्ट में एक शो करने के लिए गया हुआ था, ड्रामा करने के लिए गया हुआ था। जब मैं किसी देहात में या किसी साइट पर रहा करता था, उस वक्त मोबाइल का दौर नहीं था और ना ही किसी के पास मोबाइल होता था। पीटीसीएल का दौर था और मोहल्ले में किसी एक के घर पीटीसीएल लगा होता था। तो मैं 2-3 महीने के बाद जब घर वापस आया तो मेरी बेटी थी जिसकी उम्र थी 4 साल, उसमें मेरी जान बसती थी। मैं घर आया और उसको आवाजें देने लगा, फरवा फरवा फरवा। मैंने अपनी अम्मी को कहा कि फरवा नजर नहीं आ रही, तो मेरी माँ रोने लगी, कहने लगी वो तो तुम्हारे जाने के बाद डेथ होगी उसकी, वो तो फौत हो गई। तुम्हें हमने बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन तुम्हारी कहीं खबर ना मिली और आखिरकार हमने उसे दफना दी। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਫਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ तेरा पता ही नहीं से लग रहा। वो कहते हैं कि जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं धाड़े मार मार कर रोया कि ऐसा क्यों हुआ कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी की डेथ होगी और मुझे पता भी ना चला। जिस अदाकार सलीम अलबेला को आज हम सोशल मीडिया पर बहुत सारे प्रोग्राम्स में, बहुत सारे स्टेज शोज पर देखते हैं, दुनिया को हंसाते हैं और कितना मुस्कुराते हैं, लेकिन दर हकीकत उनकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं कि जब वो अकेले बैठते हैं तो कहते हैं कि मेरे आंसू नहीं रुकते। वो बताते हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं और मैं शहर से बाहर शो करने गया हुआ था और मेरी बीवी अपने बच्चे की डिलीवरी के वक्त इस दुनिया से चली गई। मतलब डिलीवरी के वक्त उनकी डेथ हो गई और उनको पता भी ना चला। ये उनकी जिंदगी का दूसरा ऐसा वाकया था जिसके बारे में जब भी वो कभी सोचते हैं तो बहुत रोते हैं। आज इस सलीम अलबेला को आप सोशल मीडिया पर देखकर ये सोचते होंगे कि यार कितना कामयाब इंसान है। उसकी जिंदगी में एक और ऐसा दुख था जिसको वो बताते हुए सोचते हैं कि मैंने काश अपनी जिंदगी के वो अहम तरीन साल उसके लिए बर्बाद न किए होते, यानी कि मोहब्बत में। वो कहते हैं कि मैं अपनी ही कुलीग से बहुत मोहब्बत करता था, बहुत चाहता था उसको, लेकिन इस मोहब्बत का अंजाम बड़ा बुरा हुआ। वो अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश, मेरी मोहब्बत कंप्लीट ना हो सकी, मैंने उसे हासिल नहीं किया। लेकिन आज मैं बहुत पछताता हूं कि काश मैंने उससे मोहब्बत ना की होती और काश अपनी जिंदगी के ये अहम तरीन साल उसके पीछे बर्बाद ना किए होते। इन्हीं दुखी लम्हात के बारे में बताते बताते उन्होंने ये भी बताया कि मेरी जिंदगी का सबसे अहम और खुशी वाला लम्हा वो था जब मैंने अपनी 2 बच्चियों की शादियां की और बिन माँ के बच्चियां थी। उस वक्त जब मैंने उनको रुखसत किया तो मुझे बहुत फख्र महसूस हुआ, बहुत खुशी महसूस हुई। और जिस लड़की से मैंने सेकंड मैरिज की थी, दूसरी शादी की थी, वो मुझसे 20-25 साल छोटी है, लेकिन उसने सुतेली माँ बनकर नहीं बल्कि इतनी छोटी उम्र में सगी माओं से भी ज्यादा मेरे बच्चों को प्यार दिया और उससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ और वो मेरी जिंदगी का अहम रुकन है। देखें, दुख मिले लेकिन खुशियां भी बहुत मिली। जब इंसान की जिंदगी से कोई ऐसा शख्स जिससे वो बहुत मोहब्बत करता हो, उसे देखे बिना वो रह ना सकता और उसे देखे बिना ही उसको दफना दिया गया हो, उससे मिल भी ना सका हो, तो कितना दुख होता होगा जब इंसान अकेला बैठता होगा। खैर, इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सारी कामयाबियां समेटता है, बहुत सारी खुशियां भी मिलती हैं, लेकिन दुखी लम्हात कभी इंसान भूल नहीं पाता। और वो दुख जो उसके अंदर बसते हो, वो लोग जिनसे वो बहुत मोहब्बत करता हो, जिनके बिना वो एक लम्हा रहने का भी ना सोचता हो, उन्हें देखे बिना ही इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया हो, तो कैसा गुजरता होगा वक्त। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स था जिससे आप बहुत मोहब्बत करते थे, जिसे आप बहुत पसंद करते हो और वो आपकी जिंदगी से चला गया हो, आपकी मोहब्बत अधूरी रह गई हो, या फिर वो खुदा ना खास्ता इस दुनिया से चला गया हो? तो कोई एक यादगार लम्हा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जिसे सुनकर यकीन जाने आपको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे जाती तौर पर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप जब सुनेंगे ना, आप बताइएगा कि इतना बड़ा शख्स, इतनी बड़ी पर्सनालिटी जिसकी लोग इज्जत करते हैं, उसको गड़े मुर्दे उखाड़ने चाहिए थे। नाम है उनका नासिर अदीब, पाकिस्तान के बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री यानी कि लॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम है और आप सब ये जानकर हैरान होंगे, मौला जट
अब वाली नहीं, पुरानी वाली जो 1979 में बनी थी, सुल्तान राई और मुस्तफा कुरैशी वाली। उस फिल्म ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। 1979 वाली मौला जट के भी स्क्रीन राइटर थे, और अब जो 2022 में बनी है जिसमें फवाद खान, माहिरा खान, हमजा अली अब्बासी, इसके भी वो स्क्रीन राइटर है। और इसके साथ साथ आपको एक और मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान की एक मशहूर अदाकारा जोया नासिर के वालिद भी हैं। ये वो जोया नासिर जो अक्सर आप ड्रामों में देखते हैं कि हीरो के पीछे पड़ी रहती हैं, हीरोइन से उनको जुदा करने की कोशिश करती हैं, घर तोड़ने की कोशिश करती हैं, नाकाम मोहब्बत, हमेशा जिद की मोहब्बत। ये जोया नासिर के कैरेक्टर्स होते हैं, ये उनके वालिद हैं। खैर, नासिर अदीब साहब आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट कर रहे हैं, और एक पॉडकास्ट में तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए और रीमा के बारे में ऐसा इंकशाफ किया जिसके बारे में सुनकर आप काफ़ी हैरान होंगे। और आप लोगों ने अपनी पूरी राय जो है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर देनी है, क्योंकि आपकी जो राय होती है ना वो बहुत अहमियत की हामिल होती है। तो रीमा, जिन्हें आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर उन्होंने बहुत राज किया। उनके बारे में एक ऐसा इंकशाफ जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। वो कहते हैं कि आज से कई साल पहले जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री अरूज पर थी तो हम एक छोटे बजट की फिल्म बनाना चाह रहे थे। तो हमने सोचा कि 2 लड़कियां चाहिए, अगर हम बड़ी हीरोइंस लेते हैं तो बहुत बड़ा बजट हमें चाहिए होगा, बहुत पैसे वो मांगती हैं। तो हम 2 नई लड़कियों के लिए रेड लाइट एरिया में चले गए, यानी कि हीरा मंडी चले गए। जब हम वहां पर गए तो एक लड़की की मां हमें मिली और उसने हमें बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया, हमारी बहुत खिदमत की। लेकिन लड़की को हमने देखा तो वो बोलने में अच्छी थी, खूबसूरत भी बहुत थी, लेकिन उसकी आंखें जो है ना वो एक्टिंग के काबिल नहीं थी, आंखें उसकी नहीं बोलती थी। हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, हम वापस आ गए, और उसके बाद किसी और ने उसको चांस दिया और बाद में वो बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई। जब उन्होंने रीमा जी के बारे में ये बात की तो हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े एक्टर इनके खिलाफ बात करने लगे, और उन्होंने कहा कि अगर किसी का माजी हकीकतन आज से 30-40 साल पुराना वहां से था भी तो इनका काम नहीं बनता था कि उनके बारे में ऐसी बात करते हैं। मिशी खान, इमरान अब्बास और बहुत सारे लोगों ने इनके खिलाफ बात की है, और उनको ये कहना चाह रहे थे कि देखिए आप वो फैमिली वाली हैं, अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजारी हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सारी जिंदगी इंसान बहुत सारे गुनाहों में गुजारता है, लेकिन अपनी जिंदगी को जब वो बदल देता है ना, मैं बहुत सारे फनकारों के बारे में आपको बताता रहता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी को बदला, दलदल से निकले, अपने आप को चेंज कर लिया। किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि वो किसके घर में पैदा होता है। नासिर अदीब साहब से सवाल ये किया जाए कि आपके बस में था कि आप किसी बड़े बिजनेसमैन या किसी मालदार के घर में पैदा हुए? किसी इंसान के बस में नहीं है कि वो मुसलमान के घर में पैदा होगा या हिंदू के घर में पैदा होगा, हीरा मंडी में पैदा होगा या किसी इमाम मस्जिद के घर में पैदा होगा। किसके बस की बात है? किसी के बस की बात नहीं है, और किसी को हक हासिल नहीं है कि वो किसी के बारे में इस तरह की बात करें। मेरी जाती राय तो यही है, कोई कहीं से भी ताल्लुक रखता हो, वो भूल गया, वो छोड़ गया सब कुछ, उसने वो सब कुछ छोड़ दिया। आपको सोचना चाहिए था कि आपको ये बात करनी चाहिए थी या नहीं। बहरहाल अपनी राय इस बारे में आप लोगों ने जरूर देने। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं एक ऐसे कपल के बारे में जिन्होंने शादी तो की, लेकिन शादी के बाद उनको कहीं भी सुकून नहीं मिल सका। जब भी वो अपनी कोई तस्वीरें या कुछ खुशी के लम्हात सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो उनको लगता है कि लोग तारीफें करेंगे, लेकिन उनको बहुत ज्यादा हेट मिलता है। मैं बात कर रहा हूं शुएब मलिक और सना जावेद के बारे में। सना जावेद और शुएब मलिक आजकल वर्ल्ड टूर पर निकले हुए, लेकिन सना जावेद वहां जाने के बाद सिर्फ सना जावेद की बात नहीं है, पाकिस्तान की बहुत सारी एक्ट्रेस जब बाहर जाती हैं तो अपना पता नहीं लिबास क्यों भूल जाती हैं, अपना कल्चर क्यों भूल जाती हैं। जिस तरह से इकरा अजीज गई थी तो उन्होंने तो बिल्कुल ही अजीब सा ड्रेस पहन लिया था, और आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पर ये थंबनेल लगे हुए थे कि इकरा अजीज ने बाहर जाके शलवार ही उतार दी, मतलब शलवार के बगैर कपड़े पहने हुए और इस तरह की चीज़ें जब ये सामने आ रही थी। तो फिर उसके बाद और भी बहुत सारी हमारी एक्ट्रेस हैं, जिस तरह से उष्ना शाह गई थी अपने हस्बैंड के गोल्फ मैच पर, तो वहाँ उन्होंने भी नहीं पहनी हुई थी, उन्होंने भी एक छोटी सी शर्ट पहनी हुई थी। और भी हमारी काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस हैं जब बाहर जाती हैं, आयशा उमर स्पेशली, वो अवार्ड शो में ऐसे कपड़े पहन लेती हैं कि पूरे 1 साल तक, अगले अवार्ड शो तक डिस्कस होता रहता है। लेकिन सना जावेद भी बाहर गई और वहां जाने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा ही लिबास पहना और उसके बाद उनको हेट मिला, और हेट के साथ साथ उन्होंने ये भी याद किया कि आप दोनों ने कुछ लोगों के दिल तोड़े हैं, और वो कौन से दिल हैं, आपके अंदाजे में कौन से होंगे? ये तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि सना जावेद ने किसका दिल तोड़ा था,
اور شعیب ملک نے کس کا دل توڑا تھا اور توڑا بھی ہے یا نہیں, یہ تو اب آپ لوگ ہی مجھے بتا سکتے ہیں. میں ان دونوں کے بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتا کیونکہ یہ دونوں بڑے معصوم ہیں, بہت زیادہ ہی معصوم ہیں. اس بارے میں آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ہیٹ ملنا چاہیے؟ یار جب بھی بیچارے کہیں میچ کھیلنے جاتے ہیں یا پھر کہیں پر گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو ان کو پیچھے سے جملے کسے جاتے ہیں. اس بارے میں آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. چلتے ہیں نیکسٹ سیلیبریٹی کی طرف, نیکسٹ خبر کی طرف بات کرتے ہیں نمرا مہرا کے بارے میں. نمرا مہرا کو تو آپ سبھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. نمرا مہرا کے بعد میں آپ کو عدنان جیلانی والی ادھوری بات کہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا, کل کی خبر میں بھول گیا تھا, آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں. تو نمرا مہرا کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نمرا مہرا ایک بہت بڑا شادی کا جیسے فنکشن کر رہی تھی, کانسرٹ تو نہیں لگ رہا تھا, شادی کا فنکشن تھا, تو بہت سارے لوگ ان کے ارد گرد تھے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی شخص میرے سے کچھ پوچھنے کے لیے میرے پاس نہ آئے, میں لڑ پڑوں گی. نمرا مہرا نے بڑے ہی دبنگ انداز میں کہا کہ میرے قریب کوئی نہ آئے. میرے قریب مت آئیے گا, میں بتا رہی ہوں, میں لڑ پڑوں گی, میں بتا رہی ہوں. اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو شادی کے فنکشنز ہوتے ہیں وہاں پر یہ سارے لوگ جانتے ہیں اس بات کے بارے میں. کچھ لوگوں کا فنکشن میں نہیں پینے پلانے والی بات ہوتی, لیکن جہاں پر صرف مرد ہوں, فیملی بھی نہ ہو, صرف مرد ہوں اور مردوں کا ہجوم آپ کے ارد گرد ہو, تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے قریب بھی کوئی نہ آئے, آپ کو کوئی کچھ بھی نہ کہے؟ یہ میرے اندازے میں ممکن نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پی ہوتی ہے, جو اپنے ہوش میں نہیں ہوتے, اپنے سینسز میں نہیں ہوتے. وہ کیسے اپنے آپ پر کنٹرول کریں گے؟ اوپر سے آپ کی ادائیں, اوپر سے آپ کی آواز, اوپر سے پھر آپ کی ڈریسنگ, اور پھر آپ گانا گا رہی ہیں اور سب کو دھمال ڈلوا کر پاگل بھی کر رہی ہیں, پھر آپ کہتی ہیں میرے قریب بھی کوئی نہ آئے. مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ جب آپ شادی کا فنکشن کریں گی, کسی مہندی کا فنکشن کریں گی, اس طرح کا فنکشن کریں گی, تو پھر لوگ آپ کے قریب آئیں گے, تو پھر آپ کو نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ابرار الحق پاکستان کے بہت بڑے سنگر ہیں, بھنگڑے کے کنگ ہیں بھائی. پاکستان میں بھنگڑا ان سے اچھا کسی نے کم ہی گایا ہوگا. اس کے بعد عاطف اسلم ہے, عاطف اسلم بھی, وہ شادی کا فنکشن نہیں کرتے, ابرار الحق نہیں کرتے شادی کا فنکشن. کیوں نہیں کرتے؟ عاطف اسلم کا ایک رول ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں شادی کا فنکشن نہیں کرتا ہوں. رابی پیرزادہ جنہوں نے اب چھوڑ دیا یہ سب کچھ, وہ بھی بہت سارے کانسرٹ کرتی تھی, لیکن وہ کہتی تھی کہ میں شادی پہ کبھی کسی کی جگہ پہ میں نہیں گانے جاتی. وہ ایک اور اینڈ ڈھول پلے کرتی ہیں, کیا نام ہے, تھوڑی ہیلدی سی ہے, ارشما. ہاں, ارشما کو آپ دیکھ لیں, وہ کہتی ہیں کہ میں وہاں پر ڈھول پلے نہیں کرتی ہوں جہاں پر صرف لڑکے ہوں, فیملی کا فنکشن ہو, سارے ہوں تو میں کر لیتی ہوں. نمرا جی, آپ کو نہیں پتا کہ شادی کے فنکشن میں آپ جا رہی ہیں جہاں پر بڑی بڑی سیلیبریٹیز کہتی ہیں ہم نے فنکشن نہیں کرنا, وہاں آپ جا کر گانا گا رہی ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ کوئی آپ کے قریب نہ آئے. اگر وہاں پر کوئی آپ کے قریب آ جاتا تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کون یہ کہتا کہ آپ نے صحیح کیا, آپ کا تو ظاہر ہے آپ نے تو جانا ہی تھا. لیکن وہاں پر لوگوں نے, جب لوگ ڈرنک ہوں, بہت سارے لوگ ڈرنک ہوں, وہاں پر ایک خوبصورت لڑکی, اداؤں والی, آواز والی, خوبصورتی والی, جا کر اکیلی ہجوم میں کھڑی ہو جائے گی. روئی اور آگ کی کبھی دوستی ہو سکتی ہے؟ روئی اور آگ ایک جگہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا. اس بارے میں آپ لوگ بتائیں کہ اگر وہاں پر کوئی خدا نہ خاصہ ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا, کوئی ایسی چھیڑخانی ہو جاتی, تو آپ کو کیا لگتا؟ کرنا تو نہیں چاہیے تھا, لیکن جہاں پر ڈرنک ہو لوگ وہاں پر کیا ہوگا؟ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے. رہی بات عدنان جیلانی والی, تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے بہت ساری خبریں ہوتی ہیں, بیچ میں کچھ پوائنٹس رہ جاتے ہیں. تو پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے کیا جواب دیا نادیہ خان کو, جب نادیہ خان نے کہا کہ ایکسٹرا کے طور پر اتنے عرصے بعد آئے ہیں, تو ایکسٹرا کے طور پر آئے ہیں, کیا کارنامہ کر لیا اور یہ وہ. تو انہوں نے کہا کہ نادیہ خان بیسیکلی منافق ہیں, کیونکہ مجھے ابھی کچھ دن پہلے کسی ایونٹ پر ملی تھی اور مجھے انہوں نے میمکری کر کے بتایا تھا, عدنان یو ڈوئنگ گڈ جاب, اور فلان بستی, تم نے بہت مزے کا کیا کام. اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس انداز میں انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے تو بڑا کمال کریکٹر کر دیا عدنان, تم تو بڑے مزے کے لگ رہے تھے. لیکن جب وہ آ کر پروگرام میں بیٹھی تو انہوں نے میری انسلٹ کر دی. نادیہ ابھی مجھے کچھ دنوں پہلی تقریب میں بھی نا کراچی کے اندر, نان میں نے تمہارا پہلا سین دیکھا اور میں تو یوں ہی رہ گئی. You have spoken so well, you are not acting at all. پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا, یہ بھی جواب دیا تھا, خیر ان کا یہ کام ہے, انہوں نے بیٹھ کر روزی روٹی کمانی ہے,
انہوں نے بیٹھ کر یہ بات تو کرنی تھی نا, ڈرامے کے کیڑے مکوڑے نکالنے تھے, سو انہوں نے نکال لیے. یہ انہوں نے جواب دیا تھا کہ بیسیکلی وہ مطلب ہپوکریٹ ہے, وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں مجھے ملی ہیں تو میرے سامنے میری تھی اور ٹی وی پر بیٹھ کر میرے خلاف تھی. تو یہ ساری بات تھی. بہرحال آج کی اس ساری خبروں میں مجھے سلیم البیلا والی خبر نے کافی افسردہ کیا, اور آپ لوگوں کو آج کی ساری خبروں میں سے کون سی ایسی خبر جسے سن کر آپ کو اچھا لگا یا برا فیل ہوا, جو بھی ہوا اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور ایک شخص کو میں نے کل پڑھتے ہوئے اس کا کمنٹ میں نے پڑھا, لڑکی تھی یا لڑکا تھا, میں نے کہا اذان ہو رہی ہے, میں نماز کے لیے جا رہا ہوں, تو میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی نماز پڑھیں, اور جب آپ پڑھیں گے تو مجھے بڑا اچھا لگے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ پیغام دینے سے بہتر تھا کہ آپ اذان کے وقت چپ کر جاتے. تسی تہاڈا وہ حساب ہے کہ اگو لگو تے چک, پیچھو لنگو تے لت, مطلب آگے سے گزر جاؤ تو چک مار جاتے ہو, پیچھے سے گزر جاؤ تو لت مار دیتے ہو. یار بات کو سمجھا کریں. بیسیکلی میں آپ کو کہنا کیا چاہ رہا ہوں, میں آپ لوگوں سے یہ پرومس لینا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ نماز پڑھیں. زندگی کے میلے ختم ہو جاتے ہیں. یہ جن پراپرٹیز کو اکٹھا کرنے میں ہم دن رات محنت کرتے ہیں, یہ آج سے 100 سال پہلے کسی اور کی ہوگی, کوئی اور رہ رہا ہوگا, اور وہ ہمیں جانتا بھی نہیں ہوگا. ہماری اولادوں میں سے اولادیں آگے جو آگی نا, وہ بھی شاید ہمیں نہیں جانتی ہوں گی, اور یقیناً آج کے دور میں تو بالکل بھی نہیں جانتی ہوں گی. بہرحال چلتے ہیں دوسرے چینل پر, مین چینل کی خبروں کے لیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.